चैप्टर 18 में हम देखते हैं कि सन जिनवू अभी भी हॉस्पिटल में है और वो अपना डेली टास्क पूरा कर रहा होता है। वो इतना पुशअप कर रहा होता है कि पूरा फर्श भिगा देता है। तब एक नर्स अचानक से उसके रूम में आती है और वो अपने जानो जान भाईजान सन जिनवू को देख के शर्मा जाती है। अपना सन जिनवू साहब पहले सॉरी बोल के उसे अंदर बुलाता है। वो लड़की और लाल पीली हो जाती है और कहती है नो इट्स माय बैड। और वो लड़की भाई को देखते कहती है वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। वो मन में सोच रही होती है कि ये पेशेंट जब आया था क्या इसका बॉडी इतना शानदार था। वो जिनवू को बताती है कि आज उसका डिस्चार्ज होने वाला है। बातों ही बातों में वो भाई का नंबर भी मांग लेती है। चमड़ी औरत। अपना भाई को भी किसी औरत ने पहली बार नंबर मांगा था तो अपना भाई भी क्या करता, उसका अंदर का चमड़ी जाग कर वो भी नंबर दे देता है। बैक टू सन जिनवू का घर, जहाँ उसकी सिस्टर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तब पीछे से जिनवू जिन्हा को पूछता है कि वो स्कूल जा रही है क्या। वो भी अचंभे से पूछती है तुम उठ गए। जिनवू कहता है कि वो कब से उठ गया है और अपनी बहन को कहता है कि वो रास्ते में देख कर चले। तो वो जिनवू को पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो। तो जिनवू कहता है हाँ थोड़ा सा। वो बोलती है कि तुम अभी ज्यादा लंबे हो गए हो और हैंडसम हो गए हो। क्या मैन सच में 20s के बाद भी बढ़ते जाते हैं। जिनवू कहता है कि चुप करो और ये अम्ब्रेला ले जाओ। वो कहता है कि आज हैवी रेन होने वाली है। जिन हाँ मना कर रही होती है लेकिन जिनवू जबरदस्ती अम्ब्रेला उसके बैग में डाल देता है। जिनवू अपना स्टेटस बार चेक करता है जिसमें उसका रनिंग इनकम्प्लीट होता है, जिसे वो बाद में करेगा कहता है। वो देखता है कि उसके मसल्स बढ़ गए हैं। वो सोचता है कि कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग से इतना ग्रोथ कैसे आ सकता है। इसका एक ही कारण था, उसका स्टेटस उसके बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा था। जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ स्टेट को चेंज कर रहा था वैसे वैसे उसका बॉडी भी चेंज होते जा रहा था। वो कहता है कि ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ में ज़्यादा पॉइंट लगा दिए। वो मन में सोचता है अगर वो मोर पॉइंट स्ट्रेंथ में डालते गया तो क्या होगा। वो सोचता है कि वो सब बैलेंस करते चलेगा और लास्ट में सब कैलकुलेशन करके सब स्टेट को फिट कर लेता है। अचानक उसका फ़ोन रिंग होता है। वो सोचता है कि शायद गिल्ड से उसको कॉल आया है, लेकिन उसका लैंडलॉर्ड उसे कॉल कर रहा होता है। उसका लैंडलॉर्ड उसे कब से कॉल लगा रहा होता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। तब जिनवू बताता है कि वो इंजर्ड था और वो हॉस्पिटलाइज था, इसलिए वो कोई कॉल पिक नहीं कर पा रहा। लैंडलॉर्ड सरप्राइज नहीं था क्योंकि इसके लिए वो आम बात थी। लैंडलॉर्ड उसको इसलिए कॉल किया होता है क्योंकि जिनवू ने मंथ का रेंट अभी नहीं चुकाया होता है। तो लैंडलॉर्ड कहता है अगर तुम इस मंथ नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारा रेंट अगले मंथ शिफ्ट कर देता हूँ। तो जिनवू कहता है ठीक है मैं जल्द ही चुका दूंगा और कॉल कट कर देता है। जिनवू सोचता है अगर वो सच में डबल अवेकन है तो वो आसानी से पैसे कमा लेगा और अगर ऐसा चलता रहा तो जिनवू टॉप रैंकर भी बन जाएगा। हाँ यही तो होता है हंटर बनना। हंटर्स मॉन्स्टर को मारते हैं और पैसे कमाते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा रैंक उतना ज्यादा पैसा, ये जिनवू सोचता है। इस वर्ल्ड में एक हाई रैंक के मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए यहाँ सेम रैंक के गेट में एंटर करना पड़ता है और यही रीजन है कि यहाँ डी रैंक और ई रैंक गेट के लिए मारामारी रहती है। यही रीजन है कि ई रैंक नॉर्मली हायर नहीं किए जाते और अगर हायर कर भी लिए जाते हैं तो उन्हें कोई काम नहीं मिलता। जिनवू जिस गिल्ड में था वो ई रैंक गिल्ड था और उसने कभी डी या उसके आगे के रैंक के गेट एक्सपीरियंस नहीं किए थे। इस वर्ल्ड में कंपटीशन ही सब कुछ है, जिससे तब का वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर भाग नहीं ले सकता था, लेकिन अब जिनवू सभी कंपटीशन में भाग ले सकता है। जिनवू सोचता है क्या उसे अपना री अवेकनिंग रिवील कर देना चाहिए जिससे वो अपना रैंक बढ़ाकर ज्यादा पैसे कमा लेगा। लेकिन वो ये भी सोचता है ये बात वाइल्ड फायर के जैसे फैलेगी और सभी इसके बारे में गॉसिप करने लगे और हंटर का गॉसिप वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है मीडिया के लिए। लेकिन ये जिनवू के लिए फायदेमंद भी होगा। जितना ज्यादा उसे लोग जानेंगे उतना ज्यादा वो पैसे कमा पाएगा। लेकिन फिर जिनवू सोचता है कई लोग जिनवू के पीछे भी पड़ सकते क्योंकि कैसे कोई इस वर्ल्ड में एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और कैसे पॉसिबल है कि कोई समय के साथ स्ट्रांग होता जाएगा। तब जिनवू तय करता है कि वो ये तभी रिवील करेगा जब तक उसे सब ठीक ना लग जाए। वो इंटरनेट पर एक अटैक फोर्स पाता है जहां से वो आसानी से पैसे कमा सकता था। जिनवू डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, वहां उसे एक स्ट्रांग हंटर डंगसुक मिलता है जो जिनवू को ग्रीट करता है। उसके सबऑर्डिनेट जिनवू का मजाक उड़ाते हैं वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर कहकर। डंगसुक उन्हें रोकता है। फिर डंगसुक जिनवू को कहता है ये हार्ड गेट है, ये सी रैंक का गेट है जिसमें तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी मैं तुम्हें 2 मिलियन वॉन दूंगा। तब जिनवू उस पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू अपने आईसाइट का यूज करके उसके पूरे टीम को एनालाइज करता है जिसमें 5 सी रैंकर
4 डी रैंकर से लोअर रैंकर वाले। डंजन ब्रेक होने पर उसमें एंटर करने के लिए एक रूल था जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ता था, जिसके मुताबिक डंजन में एंटर करने के लिए मिनिमम 10 लोगों की टीम चाहिए होती थी, जिसमें से आधे से ज्यादा सी रैंकर होने चाहिए, जिस कारण ही अटैक फोर्स में न लड़ने वालों को बॉडी काउंट के लिए लिया जाता था। जिन वुओ को कोई कहता है कि शायद हम दोनों ही यहाँ स्मॉल फ्राई, जो कि योजिन 22 साल का डी रैंकर टैंक, जिसे बॉडी काउंट के लिए बुलाया गया था। जिन वो देखता है कि योजिन बहुत फ्लैशी इक्विपमेंट पहने रहता है, शायद वो किसी मिलीनियर का बेटा था। जिन वो डंग सुंग से पूछता है कि वो क्या करे, तब डंग सुंग उसे अपने पीछे चलने कहता है और बस उस बैग को उठाने कहता है जिसमें पैक्ड फूड रहता है और इक्विपमेंट रहते हैं, फर्स्ट एड वगैरह रहते हैं। तब जिन वो पूछता है क्या वो हीलर के बिना ही जा रहे हैं, तब डंग सुंग बहाना बनाता है कि पर्सनल अटैक फोर्स में हीलर लाना बहुत हार्ड होता है और वैसे भी हम हमेशा ऐसा ही करते। ये फोर्स में बस टैंक और डैमेज डीलर ही भरे पड़े थे, बॉटम में। तब जिन वो कॉन्ट्रैक्ट में पड़ता है कि वो अगर डंजन के अंदर हर्ट हुआ तो वो इसका जिम्मेदार खुद हो, लेकिन बिना हीलर की कंडीशन एक्सेप्ट करना थोड़ा हार्ड था। तब डंग सुंग के साथी जिन वो को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि निकलने का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। यो जिन भी जिनवू को ज्यादा वरी नहीं होने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जिनवू उस पर उतना भरोसा नहीं कर पाता। चैप्टर 19 की कहानी कल 9 बजे यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी।